चर्चेविषयी मी आपल्या आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना आमंत्रित करू इच्छिते आणि त्यांची ओळख करून देते उपस्थित फार्मासिस्टना. डॉक्टर विंकी रुघवाणी सर, पेडियाट्रिशियन, रुघवाणी चाइल्ड केअर सेंटर अँड हॉस्पिटल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई, President Thalassemia Society of Central India, organization working for welfare of a thalassemia and sickle cell patient and prevention of the illnesses in Central India. He is a director of Thalassemia and Sickle Cell Center Nagpur center, which this center provides a free consultation and the blood transfusion to the thalassemia and sickle cell patient. He is a member of Maharashtra State Pharmacy Council Mumbai. He is a governing board of member of Maharashtra State Board Transfusion Blood Transfusion Council Mumbai. He is an executive body member of Indian Medical Association Nagpur, executive body member for Association of Medical Facilities Nagpur. He is a chairman of Sindhi Hindi Vidya Samiti and president of Vidarbha Sindhi Vikas Prashala. He is a director of साधना सहकारी बँक. अशा प्रथित यश आणि बहुमूल्य संस्थांवर कार्यरत असलेले आपले डॉक्टर विंकी रुघवाणी सर आपल्या सोबत आहेत. सर, आपलं स्वागत आणि मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही आपल्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करावी. सर, प्लीज. सर, धन्यवाद पूजाजी आणि आदरणीय अप्पाजी, आदरणीय विजयजी, सायली मॅडम, हरीश गणेशानी जी, सगळ्यात अगोदर धन्यवाद ही संधी मला दिली. मी पीडियाट्रिशियन असल्यामुळे हा म्हणजे जवळचा टॉपिक आहे आणि कोविड पॅन्डेमिक तर आपण बघतच आहात, म्हणून हा पीडियाट्रिक कोविड आणि वॅक्सिनेशन याच्यावर मी आज आपल्या समक्ष बोलणार आहे. मी मराठीत चांगला बोलू शकतो, पण मला असं वाटतं की मी माझ्या वक्तव्य जर हिंदीमध्ये दिला तर थोडंसं आणखीन बेटर वे मध्ये प्रेझेंट करता येईल. मी मिक्स म्हणजे हिंदी मराठी दोन्ही आपण करू. तर मी परमिशन घेतो स्क्रीन शेअर करायची. तर मी स्क्रीन शेअर करतो आपल्यासोबत. येस सर, स्क्रीन विजिबल आहे. इज इट विजिबल ना? येस येस येस. मग आजचा जे आपला टॉपिक आहे पीडियाट्रिक कोविड आणि वॅक्सिनेशन. तर याच्यात आपण जे ऐसा है कि पीडियाट्रिक कोविड सिर्फ पीडियाट्रिक कोविड नहीं, पर ओवरऑल कोविड पैंडेमिक के बारे में अगर हम सोचे तो, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं ये दूसरी वेव है, दिस इज सेकेंड वेव, तो हर एक के मन में एक ही सवाल आता है कि पिछले साल पहली वेव आई, अभी दूसरी वेव आई, तो ये दूसरी वेव जो है वो अलग क्या है, ऐसा क्या है इसमें जो पहली वेव में नहीं था. तो हम सभी जानते हैं कि यह जो वेव है इसमें जो संक्रमणता है यानी इन्फेक्टिविटी जो वायरस की है वो ज्यादा है. कहने का मतलब ये है कि जो हम उदाहरण एक ले लेते हैं कि पहले अगर किसी एक ज्वाइंट परिवार है जिसमें 10 लोग हैं एक घर में, और किसी एक व्यक्ति को अगर कोविड होता था तो उस समय बाकी उनके परिवार में 3 लोगों को कोविड होता था और बाकी जो 6 लोग थे उनको कोविड इन्फेक्शन नहीं होता था. लेकिन अब ये जो दूसरी वेव है इसमें जो स्टडीज की गई है उससे ये प्रमाणित होता है कि अगर 10 लोग किसी परिवार में हैं, एक घर में हैं, और उनको अगर एक व्यक्ति को कोविड होता है तो 6 लोगों को कोविड इन्फेक्शन होता है और 3 लोग जो है वो बचते हैं. यानी हम देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी लगभग डबल, दुगनी हो गई है. तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमने पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में दिख रहा है. इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि ये जो सेकंड वेव है इसमें कॉम्प्लिकेशंस जल्दी हो रहे हैं. आपल्याला माहित होतं पहिल्या वेव मध्ये आपण बघितलं होतं की कॉम्प्लिकेशन्स वर युजली फ्रॉम 7th डे 8th डे टू 12th डे, म्हणजे दूसरा वीक मध्ये कॉम्प्लिकेशंस व्हायचे, यानी दूसरे वीक में कॉम्प्लिकेशन होते थे. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी कैसा है कि कॉम्प्लिकेशंस आर ऑकरिंग क्वाइट अर्लियर, यानी कि चौथे 5वें दिन ही लोगों को निमोनिया हो जा रहा है. तो इसीलिए यह वेव ज्यादा गंभीर और ज्यादा डेंजरस वेव है. इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा है कि इसमें कि यह वेव में बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. अब पहली वेव में क्या था कि बच्चे जो थे वो
बहुत कम देखे गए थे। हम लोग क्योंकि खुद पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों ने पिछले वर्ष भी देखा बहुत कम बच्चे आए कोविड के, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। और अचरज की बात यह है कि बच्चे जो हैं वो, आपको पता है कि हम सबको मालूम है स्कूल्स बंद है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही है। तो बच्चे जो हैं वो उनको इन्फेक्शन उनके माता पिता या बाकी लोगों से लग रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे इस समय विक्टिम्स हैं, यानी पहले प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो बच्चों को नहीं हो रहा है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से और बाकी लोगों से जो है इन्फेक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो वेव है, यह पहली वेव से ज्यादा गंभीर और ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाली चीज है। अब हम थोड़ा सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब कोविड के लक्षण तो हम सबको पता है, इसमें हम सब जानते हैं कि हेडेक होना, बॉडी एक होना, शरीर दुखना, कमजोरी महसूस करना, गले में खरखर लगना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जिसे हम कहते हैं वह होना, यह सब कॉमन लक्षण है जो कि हम पिछले एक सवा साल से इसके ऊपर काफी सभी को पता ही है। लेकिन बच्चों में विशेषकर कुछ विशेष लक्षण जो है वो दिख रहे हैं, जो कि अडल्ट्स में यानी बड़ों में वो बहुत कम दिखते हैं। विशेषकर बच्चों में वॉमिटिंग और लूज मोशंस, यानी अगर आपके इस वक्त अगर कोई भी बच्चा कोई कंप्लेंट करता है कि उसको वॉमिटिंग या लूज मोशन, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इंट्राइटिस कहते हैं, अगर इस टाइप के सिम्टम्स हो तो आप ऐसा समझ के चलिए ये कोविड हो सकता है। तो यह बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है बच्चे समय कोविड के बाकी नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस यानी हमारे आईज में इंफेक्शन होना, यह भी काफी कॉमन देखा गया है। पेट में दर्द होना, ये इस प्रकार का जो है सिम्टम्स जो है बच्चों में दिख रहा है। तो बच्चों के सिम्टम्स जो है वो बड़ों के समान ही है, लेकिन कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं जो हमको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जब इस प्रकार के सिम्टम्स से कोई भी बच्चा आपके घर में हो, आपके परिवार में, मित्र में या किसी डॉक्टर के पास आए, तो निश्चित रूप से अपने मन में कोविड का ध्यान जरूर रखें कि वो हो सकता है ऐसे बच्चों में। अब हम कुछ अलग अलग सिनेरियोस को हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी परिवार में एक पेरेंट्स पॉजिटिव है, माँ बाप जो है वो पॉजिटिव है, उनको कोविड पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया है, लेकिन बच्चे को समझो सिम्टम नहीं है, यानी बच्चे को कुछ भी नहीं है, माँ बाप दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में बच्चे की टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसको कोविड है कि नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि एक तो टेस्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है, और बच्चे कई बार टेस्ट बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं उनको टेस्ट करना, इसलिए वो लोग कराते नहीं है। और पेरेंट्स भी बड़ा वो करते हैं कि इसको बच्चे को हम क्यों टेस्ट कराएं, वो तो अच्छा है, उसको तो कुछ भी नहीं है, असिम्प्टोमेटिक मतलब बच्चे को कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम अगर टेस्ट नहीं कराते हैं तो कम से कम एक इंपॉर्टेंट चीज ये रखें, अगर बच्चा छोटा है हम उसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, माँ बाप के साथ ही रखते हैं, तो घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, एल्डरली पीपल हो, 55-60 साल के ऊपर वाला हो, कोई दादा दादी हो, तो ऐसे इस समय पे कम से कम दादा दादी को आप अलग कर लीजिए। इसको बोलते हैं रिवर्स आइसोलेशन, यानी आप पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, बच्चा जो है वो उसका आप टेस्ट नहीं भी कराए हैं, आपको करना चाहिए पर नहीं भी कराए हैं, तो कम से कम अपने जो एल्डरली लोग हैं उनको आप अलग रूम में रखिए, उनको बच्चों के साथ में मत जोड़िए, उनको बच्चों को उनके पास मत जाने दीजिए, ताकि हम अपने जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो एल्डरली है, उनको बचा सके। हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसमें कि फिर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, यानी माँ बाप को कोविड पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे को भी सिम्टम्स हैं, यानी बच्चे को भी सर्दी खांसी या बुखार या इस प्रकार का वॉमिटिंग या लूज मोशन कोई ना कोई उसको सिम्टम है, लक्षण है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में हम जांच जरूर कराएंगे, क्योंकि हमको पता है कि बच्चा सिम्टोमेटिक है, यानी बच्चे को कोविड 99% तो कोविड है ही, क्योंकि माँ बाप को कोविड है तो बच्चे को भी कोविड है। और हम ऐसा समझ के चलेंगे, जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक भी हम यही समझे कि बच्चे को कोविड है। और ऐसे स्थिति में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि समझो बच्चे को बुखार है तो पैरासिटामोल देंगे, सर्दी है तो सर्दी की दवाई देंगे, और साथ ही साथ सेम प्रिंसिपल जो मैंने पहली बार बताया आपको कि हमारे घर के एल्डरली जो है उनको अलग रख देंगे, उनको जिसको हम रिवर्स आइसोलेशन कहते हैं, उनको अलग कमरे में आइसोलेट कर देंगे।
और तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है जब पेरेंट्स नेगेटिव हैं, यानी माँ बाप घर में कोई भी पॉजिटिव नहीं है और बच्चे को सिम्टम्स आ जाते हैं, बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो जाती है, तो ये ऐसी पेंडेमिक की लहर में यह कोविड हो सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा सोचें, ऐसे बच्चों को हम डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को दिखा के हम पहले 2-3 दिन अगर 2 दिन अगर दवा देते भी हैं, पैरासिटामॉल या कोई भी, तो भी तीसरे दिन अगर बुखार नहीं कम होता है, तो निश्चित रूप से हम आगे की जांच कोविड के बारे में सोचें। और अगर कोविड आता है तो उसको जैसे बताया कि बाकी लोग आइसोलेट कर, जो एल्डरली है उनको आइसोलेट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो टेस्ट होती है उसके बारे में मुझे लगता है कि हम काफी समय से काफी कुछ सीखे हैं इन टेस्ट के बारे में, हमें जानकारी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है वो उसकी पॉजिटिविटी जो होती है तकरीबन 50% होती है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है उसकी पॉजिटिविटी अराउंड 70% होती है। इसका मतलब ये होता है कि 30% लोगों में कोविड होने के बावजूद भी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है। 70% पॉजिटिविटी का मतलब यही होता है। और एंटीजन टेस्ट में 50% लोग जो है वो मिस हो सकते हैं। पर अगर कोई रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये पक्का है कि उसको कोविड इन्फेक्शन है। तो ऐसे पेशेंट्स में आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रैपिड एंटीजन अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो आरटीपीसीआर हमको करना पड़ता है। और ये सारी टेस्ट जो होती है स्वाब टेस्ट होती है, यानी वो कोई ब्लड से टेस्ट नहीं होती है। हम यह एक कॉमन चीज है। अब बच्चों में ये टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है क्योंकि बच्चे ये बहुत कई बार उनको अंदर डालना पड़ता है और डालने के वक्त वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो हम यूजुअली यह जो टेस्ट है बच्चों में तभी हम एडवाइस जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। लेकिन जहां बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो उस समय पे हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि हम लोगों को एल्डरली लोगों को आइसोलेट कर देना चाहिए। अब कोविड पेशेंट्स के बाद हम लोग अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं कि अगर समझो एक मदर है और उसको कोविड है तो वो बच्चों को, उसके बच्चे को क्या हो सकता है, या उसके लिए क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, माँ का दूध पिला सकती है माँ? तो बिल्कुल पिलाना चाहिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध पिलाने से जो बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके फायदे हैं, वो कोविड इन्फेक्शन से भी ज्यादा फायदे हैं बच्चों में। क्योंकि आपको बता दें कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन जो होता है वो माइल्ड होता है। उसके बारे में मैं आगे काफी बताऊंगा आपको। लेकिन माँ का दूध पिलाना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए माँ जो रहती है वो बच्चों को दूध पिला सकती है। लेकिन उस समय उसको मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं और वो सारी केयर उसको हमेशा करते रहनी है। वैसे ही हम जब एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, किसी को प्रेगनेंसी है तो उसके बच्चे पर क्या असर होता है, तो ये जो इसके लिए जो स्टडीज आई हैं उसमें ऐसा है कि कोविड पॉजिटिव अगर मदर है जिसको, जो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चे पर इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। और कई पहले तो हम जानते हैं कि जो पहली वेव थी, तो पहली वेव में तो ऐसा हो गया था कि कोविड पॉजिटिव मदर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज हुए थे और बहुत सारे ऐसे तो कोई ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी में ऐसे हॉस्पिटल ही नहीं थे जहां पे डिलीवरी करा सके कोविड पेशेंट्स के लिए। तो बहुत उस समय प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अभी तो कई बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी जहां पर ऑलरेडी गायनिक सेटअप है, ऑब्स्टेटिक सेटअप है, कई ऑब्स्टेटिशियंस ने अपने हॉस्पिटल को कोविड बना दिया है। तो अभी वो हॉस्पिटल की तकलीफ जो है वो तो निकल गई है, वो तो मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों का केयर करना जरूरी होता है क्योंकि हालांकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन है, जब उनका बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद में न्यूबॉर्न की टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं। बहुत रेयर है ऐसा जबकि बच्चे को भी पॉजिटिव कोविड देखा गया हो। तो इसीलिए कुल मिलाकर यह प्रेगनेंसी में कोविड होना बच्चे पर उसका कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम आज नहीं दिख रहा है। इसके बाद में हम अब बात करेंगे कि जो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनके बाद में उनको अब हम लोगों ने अडल्ट्स में देखा है, आपण म्हणजे बराच वेळा एक प्रिस्क्रिप्शनच्या पूर्ण 5-6 गोळ्यांचं एक प्रिस्क्रिप्शन आहे। आपण सगळ्यांना ते कोणत्याही डॉक्टरकडे गेलं कोविड पॉझिटिव्हचा रिपोर्ट घेऊन तर मग ते एक प्रिस्क्रिप्शन 1 2 3 4 5 सगळं लिहून देतात।
but for pediatric population, for children's, it is not advisable. बच्चों यह जो दवाइयां हैं, मैं आपको एक एक दवाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे कॉमन हम जो दवाई जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है फेविपिरावीर, उसके बारे में आपने फेविफ्लू और ये सब आप जानते हैं, जो कि अडल्ट प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट हो गया है कोविड इन्फेक्शन में। हालांकि वो भी सबको नहीं देना चाहिए, सिर्फ उनको ही देना चाहिए जो कि जिनको जरूरत है, जो सिम्टोमेटिक हैं। अब ये जो फेविपिरावीर है उसके बारे में ये जो स्टडीज हमारे सामने आई है वो ऐसा बताती हैं कि कुछ इन्फेक्शंस जो फेविपिरावीर लेने के बाद में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है पेशेंट के ओवरऑल मॉर्टेलिटी या सीवियर कोविड होने में, लेकिन यह है कि थोड़ा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का कमी हुई है, ऐसा कुछ स्टडीज ने बताया है। तो कुल मिलाकर यह जो दवाई है इसका उपयोग अभी काफी पेशेंट्स में अडल्ट में हो रहा है, पर जहां तक पीडियाट्रिक का सवाल है तो यह रिकमेंडेशन पीडियाट्रिक्स में इसका नहीं है। 14 वर्ष से कम फेविपिरावीर को इस्तेमाल नहीं करना है। जिनके 40 किलो से कम वजन है बच्चों का, ये उनको भी फेविपिरावीर का इस्तेमाल नहीं करना है। और हमारे ये तो मैंने जो बताया 14 साल और 40 किलो, ये हमारे अब्रॉड का है, इंडिया के बाहर का है। हमारे इंडिया में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो 18 साल से कम किसी में भी फेविपिरावीर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कुल मिलाकर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यानी बच्चों में इस ड्रग का, इस दवाई का कोई खास उपयोग इसलिए नहीं है। इसके अलावा हम लोग ने लोपिनावीर के बारे में कोई भी उपयोग पीडियाट्रिक पॉप्युलेशन में एज फार एज कोविड इज कन्सर्न याचा काहीच महत्व नाही आहे, काहीच त्याचा रोल नाही आहे। त्याच्यानंतर डॉक्सीसायक्लिन आणि एक इथे मला वाटतं लिहिलं नाही आहे, पण एक आयव्हरमॅक्टिन, हे सगळं जे आहेत म्हणजे डॉक्सीसायक्लिन, आयव्हरमॅक्टिन किंवा अझिथ्रोमायसिन असेल किंवा हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, ये सगळ्यांचा पीडियाट्रिक मध्ये काहीच रोल नहीं है। मैं आपको इसीलिए सबको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी पीडियाट्रिक अगर एज ग्रुप का किसी को भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो यह दवाइयां उन्हें नहीं देनी है, इसका कोई खास कुछ भी रोल नहीं है। और खास करके ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इनके बारे में तो आपको पता है कि शुरू में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कहा गया कि बहुत यूजफुल दवाई है, और बाद में तो ऐसा हो गया कि जो स्टडीज आई तो वो जो इसका यूज का जो पेपर था जो कि प्रेजेंट किया गया था जर्नल में, वो पेपर ही उसको विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि उसमें तो भी फ्रॉड निकले कि ये जो स्टडी थी वो ही प्रॉपर नहीं थी। तो ऐसे कई दवाइयों के बारे में डिस्कशन हुआ। हालांकि अडल्ट्स में अभी भी आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो है, अजिथ्रोमाइसिन, इनका इस्तेमाल होता है और वो कुछ हद तक करते भी हैं और वो उसको कहीं रिकमेंडेड भी है, लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। जहां तक बाकी विटामिन का सवाल है और जिंक, तो विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया और जिंक हो गया। ये देखा गया है कि ये जो दवाइयां हैं यह बहुत ही ओवर यूज हो रही हैं, यानी हर पेशेंट को, यानी एक ऐसा है कि पेशेंट आया पॉजिटिव रिपोर्ट लेके कि सीधा लिम्सी टैबलेट 500 मिलीग्राम की रोज सुबह शाम खाओ, आप जिंक सुबह शाम खाओ, विटामिन डी आप हफ्ते में खाते रहो। तो यह जो इस प्रकार का जो एक ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है। यह दवाइयां थेरापेटिक डोज में हमको नहीं देनी है, यह दवाइयां जो उनका डेली रिक्वायरमेंट है उस डोज में देनी है। अब डेली रिक्वायरमेंट का जो अगर हम डोज देखेंगे तो विटामिन, फॉर एग्जांपल हम लोग विटामिन डी के बारे में बात करेंगे तो उसका 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, तो हम लोग कितना बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इवन जो बच्चे हैं उनको भी, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको सीधा 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की खिला लेते हैं उनको, और उसको बोलते हैं कि हर हफ्ते में आप खाते रहिए। और या विटामिन सी है या जिंक है, तो विटामिन सी का भी जो है वो हम लोग उसका डोज 300 मिलीग्राम तक का ही रिकमेंडेशन है। जिंक जो है उसका भी डोज हमको मेंटेनेंस डोज पे लेना है। तो बहुत ओवर डोजेज में ये दवाइयां नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सबके भी हाइपर विटामिनोसिस जो होता है उसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
उसके बाद में हमने देखा आहे की बरेच म्हणजे ऑल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट अँड थेरपीज असतात. आम्ही जे याच्यात खूप डिस्कशन्स झालेले आहेत. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की गार्गलिंग आणि गार्गलिंग विथ सम अँटीसेप्टिक लाईक मेनी पीपल यूज लाईक बिटाडिन गार्गल्स और ड्रेस गार्गल्स लाईक maybe it has got some role, but I would like to say that ये करने के से कोई नुकसान नहीं है, तो करना चाहिए और कर सकते हैं. और एटलीस्ट इट शुड बी देयर. इफ यू आर डूइंग अ गार्गलिंग यू शुड एटलीस्ट डू इट फॉर सम सेकेंड्स. यू कीप द दिस थिंग इन बिटाडिन इन योर माउथ. आप ऐसे लेके फेंक देंगे तो क्या होने वाला है, कौन सा वायरस को फर्क पड़ने वाला है. दूसरा स्टीम इनहेलेशन. स्टीम इनहेलेशन के बारे में एक बहुत ही एक स्टडी की गई और खास करके बच्चों के, बिकॉज आई एम कंसर्न विद चिल्ड्रन, तो मैं आपको बताऊं कि उसमें एक ऐसी स्टडी की गई कि बच्चों जिन्होंने भी स्टीम इनहेलेशन कोविड-19 के लिए लिया, तो ऐसे बच्चों में कई ऐसे केसेस देखे गए जिनको स्टीम इनहेलेशन के कारण बर्न हो गया. यानी उनको किसकी छाती में बर्न हो गया, किसके फेस पे बर्न हो गया. तो कहने का मतलब यह है कि इसका यूजफुलनेस इन चिल्ड्रन इज नॉट, उसके उल्टा साइड इफेक्ट्स ज्यादा है. तो इसलिए ये इस टाइप की जो थेरापीज हैं, यह हमको बच्चों के लिए तो कम से कम स्टीम इनहेलेशन से दूर रखना चाहिए. बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर नाम की दवाइयां आई है मार्केट में. उनका कितना उपयोग है हम यह नहीं कह सकते. और हर्बल टी है, निश्चित रूप से यह जो हर्बल टी या ग्रीन टी या जो भी है, इनका एक प्रकार से ओवरऑल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है. लेकिन कोविड को वो ठीक करने के लिए वो दवाइयां हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है. और बाकी काढ़े के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पर काढ़ा का इस्तेमाल हो रहा है. तो ये और कई हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मैं समझता हूं वो भी काम करती होंगी, करती हैं भी. लेकिन ऐसी कोई ठोस स्टडीज नहीं है, ऐसी कोई ठोस शोध कार्य अभी तक पूरे नहीं आए हैं कि ये दवाई कोविड-19 के पेशेंट को ठीक कर सकती है. मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में बहुत अच्छे दवाइयां हैं और उन पैथीज के भी अपने अपने बहुत बड़े एडवांटेजेस भी हैं. तो ऐसी दवाइयां भी कुल मिलाकर अपने इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ रखने के लिए काम आ सकती हैं. लेकिन इसके लिए कोई कोविड-19 की दवाई इनमें से कुछ तैयार हो जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है. अब इसमें कैसा होता है कि बच्चों में कोविड अगर होता है तो ओवरऑल बच्चों में कोविड जो होता है ये माइल्ड कोविड होता है. यानी उतना सीरियस नहीं होता जितना बड़ों में होता है, हम सब जानते हैं. यानी अगर आप देखोगे कि बच्चों में कोविड होगा तो उनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे. उनको बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको निमोनिया होता है, जिनको ऑक्सीजन कम होता है. तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको कि वल्नरेबल पीडियाट्रिक कोविड बोलते हैं. तो ऐसे दो टाइप के पेशेंट्स एज ग्रुप्स होते हैं. एक होता है न्यूबॉर्न्स में अगर कोविड होता है तो थोड़ा सा सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं, यानी पूरे शरीर में इंफेक्शन फैलने के एक चांसेस रहते हैं, ऐसा देखा गया है. और दूसरा होता है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यानी कि 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमको कभी कभी वो अडल्ट के समान बिहेव करते हैं. और खास करके जिनमें कुछ तो भी कोमॉर्बिडिटीज हो, यानी हमने देखा है कि कई बच्चे ओबीज होते हैं, मोटापा होता है, किनको बच्चों में डायबिटीज होता है, किन बच्चों में किडनी का रोग होता है. तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, विशेषकर 12 से 18 साल में, उनमें यह वल्नरेबल पीडियाट्रिक कोविड कह सकते हैं. इनमें ज्यादा गंभीर होने की चांसेस रह सकते हैं. लेकिन ओवरऑल बच्चों में जो कोविड होता है वो उतना गंभीर नहीं होता जितना कि अडल्ट्स में होता है और बड़े लोगों में होता है. उसके बाद में अगर समझो कोई बच्चा पॉझिटिव्ह आता है तो हमें क्या करना चाहिए. तो सगळ्यात अगोदर आपल्याला ते सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट म्हणजे काय, आपल्याला जर ताप असला तर तापाचे औषध पैरासिटामोल वी कैन गिव. सपोज उसको सर्दी है तो सर्दी की दवाई देंगे. अगर वो डिहाइड्रेटेड है या लग रहा है तो उसको हाइड्रेशन देंगे और उसको अच्छा पानी पीने के लिए बार बार बोलेंगे. तो इस प्रकार से एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं. उसके बाद में हम लोग होम आइसोलेशन, माइल्ड केस है, होम आइसोलेशन, बहुत सारे बच्चे घर में ही रहते हैं, अस्पतालों में एडमिट तो बहुत ही कम होते हैं. तो होम आइसोलेशन में
हमको होम आइसोलेशन के पूरे रूल्स अभी पता है कि भाई वो अलग से रहता है रूम में, लेकिन बच्चों में कैसे अलग कर सकते हैं? खास करके विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप ऐसे अलग से एक रूम नहीं दे सकते हो। माँ, कम से कम माँ को तो उसके साथ में रहना पड़ता है या उसके साथ में बैठना पड़ता है, उससे बात करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घर में सबने बहुत अच्छी मास्किंग करनी चाहिए, यानी सबने घर में ट्रिपल लेयर मास्क जरूर पहनना चाहिए या डबल मास्क पहनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको बच्चे को ही सिर्फ कोविड है और बाकी लोगों को नहीं है, तो भी बाकी लोगों ने अच्छे से मास्किंग करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को एकदम से अलग नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ में, उसके साथ में आपको जाना ही पड़ेगा, उसको खिलाना ही पड़ेगा, उसके साथ बैठना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नॉर्मल एहतियात जो हम बरतते हैं अडल्ट के लिए, यानी कि हम कुछ, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आप सब जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमेट्री हम करते हैं और उसमें सैचुरेशन देखते हैं, तो वो 94 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो बच्चों के लिए भी लागू है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो बच्चों के लिए भी लागू है। सिर्फ ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है बच्चों में, वो हम बाकी उंगलियों पे नहीं लगा सकते हैं। हमको उसको अपना जो अंगूठा होता है उसमें लगाना पड़ता है, नहीं तो जो पैर का जो बिग टो होता है, वहां का पैर का अंगूठा वहां लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से फिट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से रीडिंग दे पाएगा, नहीं तो वो रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी। और दूसरा, उसमें 94 से अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली अपने को इसके लिए एक प्रकार से एक चिंता का विषय बन सकता है। और दूसरा, हम जानते हैं कि एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग 6 मिनट चलने के लिए कहते हैं, और उसके बाद में हम फिर से पहले हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लेते हैं, फिर 6 मिनट वॉक कराते हैं, और उसके बाद में फिर से पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं कि वो कम तो नहीं हो गया। सपोज पहले 98 था, अभी 94 हो गया, इसका मतलब कुछ तो तकलीफ वाला काम है, कुछ तो चिंता का विषय है। या 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद में 94 के नीचे हो गया, तो ये भी, तो बच्चों में हम सिर्फ वॉक टेस्ट न भी करते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों को कि आप उठक बैठक करो। अगर आप 20 उठक बैठक कराओगे उनको, तो वो उतना ही हो जाता है जितना 6 मिनट में बच्चे कोई चल सकता है। तो आप 20-25 उठक बैठक करा लेंगे और उसके बाद में फिर से पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे कि उनका सैचुरेशन कितना कम हुआ है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि उनका सैचुरेशन नॉर्मल है या नहीं है। और बाकी जो होम आइसोलेशन में डेंजर साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना। अब इसके लिए एक तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर सैचुरेशन कम हो गया तो हम लोग को इस ध्यान रखना है कि उसको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, या उसको कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम। अगर आपको लगता है कि उसका शुद्धि जो है वो बरोबर नहीं है, वो किसी को पहचानने में वो कर रहा है बच्चा, तो उस समय उसको ध्यान में रखकर अपने को इसको एक इंपॉर्टेंट साइन मानना चाहिए। या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या लूज मोशंस हो रहे हैं जिससे उसके शरीर का पानी कम हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में भी हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हमें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है, डॉक्टर को दिखाना है और आगे का ट्रीटमेंट जो है वो करना है। कुछ इन्वेस्टिगेशन बच्चों को हम लोग होम आइसोलेशन में हमको करना चाहिए। अब सभी बच्चे जिनको भी कोविड हो गया सबकी जांच करना है, ब्लड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्लड की जरूरत, टेस्ट करने की जरूरत उन्हीं को है जिनके 2-3 दिन, समझो 2 दिन बुखार के हो गए हैं, तीसरा दिन हो गया, अभी तक नहीं कम हुआ है, तो हम कुछ जांचें कर लेते हैं जो कि कॉमन जांचें होती है, सीबीसी, सीआरपी, है ना, ये जांचें करना, और यूरिन रूटीन कर लेना चाहिए कि यूरिन में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। हालांकि हमको बाकी जो डी डायमर और IL-6 यह जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट होते हैं उनमें यह आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पूरा कोविड प्रोफाइल करना बच्चों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों में हम सीबीसी, सीआरपी जो होता है वो सफिशिएंट होता है, वो हम करें। अगर सीआरपी बढ़ा है तो थोड़ा सा हम उसमें कुछ और दवाई जो है ऐड करने की सोच सकते हैं। तो इसलिए बच्चों में इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का बहुत बड़ा रोल कुल मिलाकर नहीं है। उसके बाद एक बार बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, समझो किसी का सैचुरेशन कम है या किसी को कोई डेंजर साइन है, और उसको हम, या फीवर उसका 5-7 दिन 8 दिन हो गया है और बाकी तकलीफें आ रही हैं, तो उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। अब एक बार बच्चा हॉस्पिटल में पहुंच गया तो उसके बाद में उसका मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम बहुत ही एक, यानी रेमडेसिविर के बारे में
तो हमने टीवी चालू किया कि रेमडेसिविर शुरू हो जाता है, वहां से न्यूज वाला ये वो सब रेमडेसिविर आखिर है क्या। अब ये दवाई के बारे में तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि ये दवाई सिर्फ सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है जो ग्रुप डी और ई में आते हैं, जो जिनको हाइपोक्सिया है, जिनका सैचुरेशन 94 से कम है, सिर्फ उनको ही रेमडेसिविर इस्तेमाल करना है। जिनको ऑक्सीजन लग रही है सिर्फ उनको ही करना है जो हॉस्पिटल सेटिंग में हो। लेकिन फिर भी इसका मिसयूज हो रहा है, हम सब जानते हैं। घरों में कई जगहों पर जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए, वो सब लोग रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। अभी तो मिल नहीं रही है इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से मिलना। मैं वही एक्चुअली हमारे आदरणीय अप्पा साहब भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, एक बार ये जब मिलना फिर से शुरू हो जाएगी तो प्लीज आप यह देखें कि इसका फिर से मिसयूज ना हो, क्योंकि अभी तो इसलिए मिसयूज नहीं हो रहा है क्योंकि मिल नहीं रहा। एक बार मिलने के बाद में फिर से चालू हो जाएगा वो, तो इस बात पे जरूर ध्यान देखना चाहिए कि हम लोग की इसका फिर से जनरल प्रैक्टिशनर लोग अपने क्लिनिक, छोटे छोटे क्लिनिक में रेमडेसिविर चलना लगाना शुरू ना कर दें। तो ये मेडिसिन के बारे में तो अब बच्चों का अगर हम देखें तो बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, या न्यूबॉर्न में भी रेमडेसिविर को लगा सकते हैं, लेकिन कोविड में बहुत रेयरली इसकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ उन बच्चों में जिनको बहुत ज्यादा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया है, बहुत ब्रेथलेसनेस है, ऐसे पेशेंट्स में ही, यहाँ जो न्यूबॉर्न होते हैं जिनको सेप्टिसीमिया में, कोविड के बाद में सेप्टिसीमिया में चले गए हैं, उनको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है। तो इसकी इस्तेमाल बहुत कम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में होता है। दूसरा, रेमडेसिविर का जो डोज, पीडियाट्रिक डोज है वो है 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और बाद में सेकेंड डे से है 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इस प्रकार से डोज होता है उसका। क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट हैं तो इसलिए मुझे डोज के बारे में भी बात करनी पड़ती है। दूसरा है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स सिमिलरली, स्टेरॉइड्स का भी जो यूज है वो तभी होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो या डेक्सामेथासोन हो। इनका इस्तेमाल भी हम लोग सीवियर कोविड में ही करते हैं, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उन्हीं में ही करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अडल्ट्स में ये स्टेरॉइड्स का रोल काफी बड़ा है। और अगर हम कंपेयर करें रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स को, तो हम जानते हैं कि स्टेरॉइड्स मतलब उनका रेमडेसिविर से बेटर रोल है और ज्यादा इंडिकेशन है और ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर बच्चों में उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। और ऐसे ही कुछ ही बच्चे होते हैं जो हाइपोक्सिक होते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड निमोनिया, उनमें ही स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। और स्टेरॉइड्स में हम लोग अगेन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी इसका डोज होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, और डेक्सामेथासोन का जो डोज होता है वो 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इस प्रकार से हम स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं। जहां तक एंटीकोएगुलेंट्स का सवाल है, तो हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन अडल्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, और विशेषकर उन पेशेंट्स को जिनका डी डायमर बढ़ा हुआ होता है। तो डी डायमर हम लोग बच्चों में आवश्यकता पड़ती नहीं है इस ड्रग की। और वैसे अगर आवश्यकता पड़े, अगर समझो डी डायमर किसी का बड़ा भी हुआ होगा, तो उसमें हम लोग अगर 14 साल से उम्र ज्यादा है तो हम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स ही देते हैं। अगर 14 साल से कम है तो हम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दे सकते हैं। हमको ऐसे टाइम पे इंजेक्टेबल हिपेरिन जो है वो ही इस्तेमाल करना है। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि कई बार इसकी आवश्यकता हमको बिल्कुल भी पड़ती ही नहीं है, हमें इसकी कहीं पर भी हमने इसको यूज करने की जरूरत बहुत रेयरली होती है। अब ये जो एक दवाई है टोसी के बारे में, टोसिलिजुमैब, बहुत ही नाम इसका बार बार आ रहा है। कई जो क्रिटिकल पेशेंट हो जाते हैं तो उनको चिट्ठी लिख के दी जाती है और वो बेचारे चिट्ठी लेके घूमते रहते हैं, दवाई कहीं मिल नहीं रही है। बहुत मुश्किल से लोगों को ढूंढ के एक डोज मिलता है। अभी तो मुझे लगता है एक डोज भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि इस दवाई का के बारे में जो ट्रायल्स हुए हैं, जो 6 ट्रायल्स हुए हैं, उनमें 5 ट्रायल्स ने ऐसा बताया है कि ये दवाई का कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं है। और सिर्फ एक ट्रायल जो था
जिसमें इस दवाई को डेक्सामेथासोन के साथ में इस्तेमाल किया गया, उसमें यह दिखाया गया कि यह दवाई कुछ कारागार है और कुछ क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं, खास करके जिनमें इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होता है, जिनमें इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि यह दवाई जो है, यह दवाई की वजह से कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, खास करके सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए इस दवाई का इस्तेमाल बहुत ही मेटिकुलसली, यानी बहुत सोच विचार करके करना चाहिए सब। इसलिए ऐसे ही किसी को भी टोसी इंजेक्शन लिख के देना जो है वो सही नहीं है। और जहां तक बच्चों में है, तो बच्चों में तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में तो इसका कभी कोई यूज होता नहीं है और बहुत रेयरली इसका कभी कोई इस्तेमाल हुआ होगा। अब प्लाज्मा के बारे में बहुत ही शुरू में जब यह थेरापी आई प्लाज्मा, तो बहुत इसके ऊपर में चर्चा हुई और ये गेम चेंजर हो जाएगा कोविड के लिए प्लाज्मा, सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा, इस प्रकार की बातें सामने आई। और कुछ स्टडीज भी हुई, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्लेटिना करके एक स्टडी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चालू हुई, लेकिन वो स्टडीज को आधे में ही रोक दिए क्योंकि उसमें कुछ फायदा ऐसा दिखा नहीं। इवन नेशनल गाइडलाइंस से भी प्लाज्मा को धीरे धीरे अभी निकालने की वो चल रही है। तो कुल मिलाकर जो हमारी जो टास्क फोर्स है उसने भी कहा है कि प्लाज्मा का कोई खास रोल आज की तारीख में नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करना भी है तो शुरुआत के दिनों में ही करना है, बाद में इसका कोई भी खास रोल प्लाज्मा का नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी जो ये जो जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, यह सब मेडिसिन बहुत ज्यादा प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है। तो कोविड के लिए यह सब थेरापीज को हम एक प्रकार से सपोर्टिव थेरापीज के बारे में से ही कहेंगे। तो इस प्रकार से हर एक दवाई का, मेडिसिन का मेटिकुलसली और जहां जेन्युइन हो, जहां जरूरत हो वहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा जो है गाइडलाइंस दी हुई है। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में ऑक्सीजन एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हम लोग के लिए एक विषय है। हम जानते हैं कि जिनका भी सैचुरेशन 94 से कम होता है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीजन जो होता है यह पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में कहते हैं है, पर वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो होता है, और मेडिसिन के जो ऑक्सीजन है वो मेडिसिन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन जो है बहुत कम, यानी मुझे आंकड़े जो है मुझे ऐसे जो पता है कि 5% भी ऐसे मेडिकल ऑक्सीजन में नहीं यूज होता है, 95% से ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है। तो लेकिन ये जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरा जब मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी कमी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इश्यू है, यानी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो है, उसके लिए जो टैंकर्स होते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को पहुंचाने की, उसकी बड़ी कमियां हैं, हम सभी जानते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसीलिए इसके लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है कि कैसे ऑक्सीजन को लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन बिना ऑक्सीजन तो कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ जितनी भी ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैंने जितनी भी या मेडिसिन जो भी कुछ लिखा है, इसमें एक ही चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऑक्सीजन है, और बाकी जो है वो चीजें जो है वो सब ऑप्शनल है और बहुत ज्यादा उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट और बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है यह कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ऑक्सीजन को भी प्रॉपर वे में देना चाहिए। ये इस बारे में भी मैं ये कहूंगा कि पहले कुछ दिन पहले तक जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रहा था, अवेलेबल था, इसका भी बहुत मिसयूज हुआ। यानी लोगों ने अपने अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो अपने छोटे छोटे क्लिनिक्स में भी लोगों ने लोगों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन भी ड्रग होती है, ऑक्सीजन भी एक दवाई है, उसका भी ओवर यूज नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। और दूसरा, हॉस्पिटल्स में भी जो ऑक्सीजन दिया जाता है उसमें भी एक्चुअली ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। अभी वो सरकार ने शुरू किया है, वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में लीकेजेस का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारा ऑक्सीजन वेस्ट होता है। जितना यानी अगर यानी इतना भी देखा गया है, अगर एक्चुअल बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडिट किया जाए तो 20 से 25% जो ऑक्सीजन है
वो वेस्टेज में जाता है। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ऑक्सीजन ऑडिट भी अस्पतालों का होना चाहिए। कुल मिलाकर ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, यह बहुत हमने सोचना चाहिए। उसके बाद में हम एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, पॉली इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर, यह बच्चों से संबंधित एक बीमारी है जो कि कोविड के पेशेंट्स के बाद में देखी गई है। अब यह क्या होता है, यह मैंने जैसे बताया, आपको शुरू में ही बताया कि बच्चों में कोविड बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, बस बहुत कम बच्चों में कोविड सीरियस होता है। लेकिन यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में होती है ज्यादा, यानी बड़ों से बच्चों में ज्यादा होती है, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो यह प्रॉब्लम जो होती है यह आमतौर पर अडल्ट्स में जो यूजुअली ये प्रॉब्लम जो अडल्ट्स में होती है तो कोविड इन्फेक्शन के साथ में होती है, यानी कोविड जब चलता रहता है बीमारी उस समय होती है। लेकिन बच्चों में यह कोविड के साथ में नहीं होती है, कोविड होने के बाद में होती है। ऐसे कई केसेस हमने पहले पेंडेमिक में देखे थे, और उस समय पर यह केसेस करीब कोविड होने के 1.5-2 महीने बाद होते थे। अभी लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि कोविड होने के 15 से 20 दिन बाद ही इस प्रकार की बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे इसका मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर मतलब क्या, यानी पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पर असर होता है पोस्ट कोविड। यानी हमारा किडनी खराब हो जाती है, हमारे हार्ट पे असर होता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, किडनी के हमारे रेगुलेशंस जो है वो बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार से ARDS हो जाता है, हमारे सांस की शिकायत, हमारे लंग्स फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की एक गंभीर प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में ज्यादा देखी गई है, और इसीलिए इसके लिए जो है, जब इस प्रकार का हमें लक्षण किसी बच्चे में जिसको पहले कोविड हुआ हो थोड़े दिन पहले, और इस प्रकार के लक्षण जिनको जिस दिखाई दें, तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसको अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। और हमें आगे का ट्रीटमेंट इसमें एक IgG जो है उसका इस्तेमाल होता है, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये बीमारी के बारे में भी जानकारी होना हमें आवश्यक है। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स का यूज। अब कोविड में कोई एंटीबायोटिक कोविड के लिए कोई असर नहीं करता। हम जानते हैं कि कोविड बेसिकली यह एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक का कोई यूज रूल नहीं है। पर फिर भी अगर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स कहीं इस्तेमाल करना है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, और उसके लिए हम जानते हैं कि सिफेट्रायक्सोन है, पिप्राजिलिन, डेजोबैक्टम एंटीबायोटिक है। और कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन, मैंने बताया आपको, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद में अब क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि अलग कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट है और उसको बुखार है। अब शुरू में कोविड टेस्ट नहीं कराई है हमने, उसका समझो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन बाद में 2 दिन 3 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो कोविड है, और उसके बाद में वो बच्चे को हॉस्पिटलाइज रखना है, उसको जरूरत है। लेकिन आजकल जो बेड पोजीशन है, हम जानते हैं कि कहीं पर हॉस्पिटल्स में बेड जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो अब उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोविड सेंटर तो नहीं है, उसको कोविड पॉजिटिव आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करे वो? अगर उसको एडमिट रखना भी जरूरी है, बाहर कहीं बेड भी नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अब किसी नॉन कोविड हॉस्पिटल में अगर किसी को कोविड पेशेंट को एडमिट रखना है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आइसोलेटेड एक जगह रूम दे देना चाहिए। उसको उसका स्टाफ जो है, वो नर्सिंग स्टाफ जो है, जो भी जाएगा उसमें वो सिर्फ वो बच्चे के लिए रहेगा। वो नर्स जो रहेगी, वो स्टाफ जो रहेगा, वो दूसरे पेशेंट, दूसरे बच्चों को नहीं देखने जाएगा। तो इस प्रकार का अगर हम, और प्रॉपर मास्किंग, मास्क वास जो हम जानते हैं कि N95 मास्क पहन के उसको, या एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क पहन के उसको अंदर जाना है। तो ये सब चीजें हम अगर करें, तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तो हम उस बच्चे को अब नॉन कोविड सेटअप में रख सकते हैं। अगर हम ये सब फॉलो नहीं कर सकते तो वो फिर हम उस बच्चे को नॉन कोविड सेटअप में नहीं रख सकते हैं। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना है कि HRCT के बारे में। अब HRCT जो होता है, ये सिटी स्कैन ऑफ थोरेक्स। हम जानते हैं कि कोविड में बहुत ज्यादा सिटी स्कैन सेंटर्स में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हर कोई पेशेंट खुद ही, डॉक्टर ने लिखा नहीं लिखा, या डॉक्टर भी बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, सब जाके सिटी स्कैन करवा रहे हैं। पर उनको ये पता होना चाहिए लोगों को
कि एक जो सिटी स्कैन होता है वो 70 से 80 चेस्ट एक्सरेस के बराबर होता है। 70 से 80 आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रेडियो अपने को एक्सपोजर है। और हम सब जानते हैं कि जितना रेडिएशन का एक्सपोजर होगा तो उतना हमारे को कैंसर होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि एक सिटी स्कैन कराने से इट इज 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हमारे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम अननेसेसरी विदाउट एनी इंडिकेशन हम सिटी स्कैन क्यों कराएं? हमें नहीं कराना चाहिए। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो सिटी स्कैन में करके फिर वो वैल्यूज लेके आ जाते हैं, सिटी वैल्यू। आपने देखा होगा वो सिटी स्कोर लेकर आते हैं 5, 8, 9, 12, 15। ठीक है, लेकिन वो उससे ये मालूम पड़ता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर सिटी स्कैन का स्कोर अगर 7 है तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, अभी आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल माइल्ड डिजीज में हो। या आपका 15 है तो आप बिल्कुल यानी 18-19 हो गया है तो आप बिल्कुल वो हो गए। तो इसलिए सिटी स्कैन को बहुत ज्यादा महत्व देना यह भी गलत है और उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। और इसीलिए सिटी स्कैन हमें उन पेशेंट्स में कराना चाहिए जिनमें समझो पूरे सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं कोविड के, और फीवर है, काफी दिन से कम नहीं हो रहा है, खांसी है, सब कुछ है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आरटीपीसीआर टेस्ट उसका नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे इसमें डायग्नोज करने के लिए सिटी स्कैन जो है वो कोविड के लिए काम में आता है। बाकी और बार बार हर एक को सबको सिटी स्कैन लिख के देना यह भी सही नहीं है। उसके बाद में हम लोग कोविड के बारे में हम लोगों ने बात की है कि कई बार क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि क्या एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में फिर से होता है क्या? निश्चित रूप से होता है। हम सब जानते हैं, शुरू में बोलते थे कि कोविड होगा तो दूसरी बार नहीं होगा, लेकिन ये तो सब मिथ्या। हम जानते हैं कि कोविड एक बार होने के बाद फिर से हो सकता है। री-इन्फेक्शन इज क्वाइट नोन, और इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन इज ऑल्सो नोन, यानी एक बार वैक्सीन लग गई उसके बाद में भी इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल हो सकता है। और इन्फेक्शन, लेकिन ये है कि री इन्फेक्शन जो होता है वो आमतौर पर खास करके वैक्सीनेशन के बाद है, वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। और खास करके 2 वैक्सीन लगाने के बाद जो री इन्फेक्शन होता है वो तो बहुत ही माइल्ड होता है। अब एक इसके बारे में एक स्टडी की गई कि एक स्टडी यूएस में हुई जिसमें मॉडर्ना वैक्सीन जो हम जानते हैं यूएस की वैक्सीन वो लगाई गई, और उसमें यह देखा गया कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद जिनको री इन्फेक्शन हुआ तो उसमें जो डेथ रेट था वो था 10 लाख में से 6 लोग, यानी 10 लाख लोगों की जो स्टडी की गई तो उसमें से 6 लोगों की डेथ हुई। हम जानते हैं कि हमारे देश में कोविड का जो डेथ रेट है, केस फर्टिलिटी रेट हम जो बोलते हैं, दैट इज 1.3%, यानी लगभग 1 से 1.5 व्यक्ति हर 100 व्यक्तियों में से उनकी डेथ हो रही है। यानी कितना आप सोच सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद डेथ रेट कितना कम हो जाता है। तो इसीलिए री इन्फेक्शन जो होता है, लेकिन री इन्फेक्शन जो होता है वो इतना गंभीर नहीं होता है, यह हम समझ लें। उसके बाद में हम वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारे राज्य से ही एक नया वेरिएंट, डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है जिसकी शुरुआत हुई है अमरावती और नागपुर के बाद में, अब तो इसको इंडियन वेरिएंट, यानी अब काफी फेमस हो गया इंडियन वेरिएंट के नाम से। तो इसके पहले जो वेरिएंट आए थे, यानी वेरिएंट ये होता है कि जब वायरस बार बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में जाएगा तो वो म्यूटेशन होता जाता है, उसके जीनेटिक मेकअप चेंज होता जाता है, और वो उसको हम म्यूटेशन को बाद में उसे म्यूटेंट कहते हैं। मतलब वो अलग एक अपना स्ट्रक्चर बना के अलग एक कपड़े धारण करके वायरस आता है। तो ऐसे वेरिएंट जो है पहले यूके में B117 नाम का वेरिएंट दिखा, जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी, ज्यादा फैलने वाला था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में दिखा जिसको B1351, जिसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का ये था कि इसको इम्यून एस्केप, यानी कि जो लोग पहले इन्फेक्ट हुए उनको फिर से इन्फेक्ट करना। जिनको वैक्सीन लगी है, खास करके कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा गया है और एक स्टडी भी है
कि कोविशील्ड लगने के बाद में भी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हमने देखा। और उसके बाद में हमने बाद में देखा ब्राजील वेरिएंट आया, और बाद में हमारा इंडिया का जो डबल म्यूटेंट 161 B1617 जो कि हमारा डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, वो तो अभी बहुत हमारे इंडिया के, हमारे देश में जो 60 से 70% जो सैंपल्स का टेस्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया गया, तो उसमें यह डबल म्यूटेशन वेरिएंट जो है वह दिख रहा है। और इसकी जैसे हम पहले बात किए कि ये जो वेव है, सेकेंड वेव, इसमें डबल म्यूटेंट वेरिएंट ही ज्यादा इन्फेक्टिविटी कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा फैलाव इसकी वजह से हो रहा है। अब हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन हम सब जानते हैं कि ये सारी वैक्सीन जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें से पहली दो जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में है। मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन ये सब वर्ल्ड की, मॉडर्ना फाइजर यूएस की है, स्पुतनिक रशिया की है, और ये हम जानते हैं। अब ये वैक्सीन्स में असल में ये वैक्सीन्स का एफिकेसी, यानी ये वैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी यूजफुल है, ये कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के होते हैं जिनको वैक्सीन लगाया जाता है, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको प्लेसिबो मतलब उनको वैक्सीन नहीं लगाया जाता है, कुछ और चीज दे दी जाती है जिसमें कुछ नहीं रहता है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी वो कितने इन्फेक्ट हुए, और जो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो कितने इन्फेक्ट हुए। तो फिर ऐसा पाया गया कि जो अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग आया। जैसे ये पाया गया कि हमारी जो कोविशील्ड है वो वैक्सीन का करीब करीब 70% एफिकेसी थी। 70% एफिकेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 70% लोग जो है, यानी 30% ऐसे भी लोग रहेंगे जिनको कोविशील्ड लगी है लेकिन उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि 70% प्रोटेक्शन है उसका। वैसे ही कोवैक्सीन जो है उसका करीब 80% हुआ। अभी जो स्पुतनिक वैक्सीन हमारे देश में अभी अगले महीने में आने वाली है, जिसको हमारे केंद्र सरकार ने जिसको अलाउ किया हुआ है, उसकी 91% एफिकेसी है। और वैसे ही मॉडर्ना और फाइजर की 95% एफिकेसी है। तो इस प्रकार से जॉनसन एंड जॉनसन की कम है, 70% एफिकेसी है। तो ये एफिकेसी जो होती है यह बताती है कि ये वैक्सीन जो है ये लगाने के बाद में भी इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं। लेकिन यह सारी वैक्सीन जो है, अगर हम इन्फेक्शन को छोड़ दें और सीवियर डिजीज को देखें या मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर को देखें, तो वैक्सीन लगाने के बाद सबकी सीवियर डिजीज का प्रोटेक्शन सबका सेम है, ऑलमोस्ट 100% है। यानी जिसका कुछ 1-2% कम भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर इन वैक्सीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम यह देखें कि इन वैक्सीन लगाने के बाद में कोई सीरियस बीमारी होती है क्या, तो यह वैक्सीन जो है कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे को यह बीमारी, सीवियर बीमारी जो है उससे बचाती है, क्योंकि ये हमको डेथ से बचाती है। भले ये इन्फेक्शन हमें हो जाएगा लेकिन हमारे को सीवियर डिजीज नहीं होगी, सीरियस बीमारी नहीं होगी, हमारी डेथ नहीं होगी। तो इसीलिए ये वैक्सीन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा पिछले वर्ष ही अगर अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाता, जो 2-3 महीना पहले ही, या तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, ऐसा लगता है। लेकिन अब जो भी है, कुल मिलाकर वैक्सीनेशन जो है वही एक हमारी होप है, और इसको हमको बिल्कुल किसी भी हालत में कैसे भी करके सभी लोगों को अपने आप को वैक्सीन लगाना चाहिए। यह बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद में हम उसके बाद में ये मैंने बताया कि कुछ वैक्सीन होती हैं जो, अगला सवाल ये होता है कि हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, यानी अगर एक बार एक वैक्सीन लगाए तो दूसरी बार दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ये वैक्सीन जो हमने पहली बार लगाई है, दूसरी बार वही वैक्सीन लगानी है। फिर एक्शन अगेंस्ट वेरिएंट्स, मतलब हम जानते हैं कि म्यूटेशन होने के कारण हम क्या, ये वैक्सीन हमारी कम असर होगी क्या, यानी वायरस म्यूटेंट ड्रेस बदल कर आएगा और हमारे को वैक्सीन लगी है तो फिर से इन्फेक्ट करेगा क्या? तो इसके लिए हम जान चुके हैं कि एक कोविशील्ड वैक्सीन है
जो कि हमारा जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसको हम रोक नहीं सकते। तो कोविशील्ड लगाने के बाद में भी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो ऐसा एक स्टडी में आया है, तो वो एक होगा। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सेकेंड डोज कब लगाना चाहिए फर्स्ट डोज के बाद। तो सेकेंड डोज जो है पहले हम 28 दिनों के बाद लगाते थे, लेकिन अभी यह कहा गया है कि हमें 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में सेकेंड डोज लगाना चाहिए कोविशील्ड का। कोवैक्सीन का अभी भी 28 दिन ही है। तो ये ऐसा देखा गया कि हम अगर 28 दिन के बाद लगाते हैं तो हमारी एफिकेसी 70% होती है, लेकिन जब हम इसको 1.5 महीने या 2 महीने के बाद लगाते हैं तो 80 से 90% हो जाती है। तो इसलिए अपनी एफिकेसी बढ़ाने के लिए हम इसको जो डोज है सेकेंड डोज जो है 1.5 महीने से 2 महीने के बाद लगाते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय की परिस्थिति ऐसी है, इस समय इतना ज्यादा हमारा कोविड पैंडेमिक की लहर चल रही है, इतने ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं कि आप अगर आपके 28 दिन हो गए हैं तो आप सेकेंड डोज ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सेकेंड डोज ले लेते हैं तो आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी भले आपका ओवरऑल प्रोटेक्शन यानी टोटल एफिकेसी जो होगी वो आपकी भले कम हो, लेकिन आज आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आज आपको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज जिस प्रकार से पेंडेमिक फैला हुआ है, तो अगर आप 28 दिन के बाद में भी सेकेंड डोज ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगला सवाल ये होता है कि वैक्सीन क्या किनको नहीं लगाना चाहिए, ऐसे भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वैक्सीन सबको लगाना है। सिर्फ किसी को एनाफिलैक्सिस अगर होता है, एनाफिलैक्सिस का मतलब ये होता है कि जिनको भी एक बार वैक्सीन कभी कोई इंजेक्शन लगाने से एकदम से गिर गए हो, कोई पल्सलेस हो गया हो, बिल्कुल बेहोशी हो गई हो, जिसको एनाफिलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं, सिर्फ वही एक चीज है जिसको वैक्सीन नहीं लेना है, बाकी सबको वैक्सीन लेना है। भले हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, कोई भी दवाई का साधारण कोई रिएक्शन होता है तो उससे कुछ नहीं होता है, आपको वैक्सीन सबको ही लेना है। वैक्सीन नहीं लेना यह आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन, हम जानते हैं कि अभी बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है, तो माइनर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, बुखार आना, शरीर दुखना या ठंडी लगना, ये सब तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वैक्सीनेशन के। और यह तो वैसे भी हम जो भी वैक्सीन बाकी भी लगाते हैं तो ये तो होता ही है। जो मेजर साइड इफेक्ट्स जो वैक्सीन के होते हैं, उसमें एक खास करके कुछ वैक्सीन में देखा गया है कि वो क्लॉटिंग होता है। अब वो क्लॉटिंग की वजह से कभी हार्ट का कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम कहते हैं, हार्ट अटैक होना या न्यूरल पैरालिसिस होना जिसको हम कहते हैं, यह हो सकता है। लेकिन ऐसी स्टडीज जो की हैं उसमें केवल 35 मिलियन केसेस में, यानी इतने सारे केसेस में सिर्फ जिनको ये वैक्सीन लगी उसमें सिर्फ 220 केस ऐसे मिले, सिर्फ 220, यानी 10 लाख में से एक केस जिनको इस प्रकार का बहुत ही गंभीर प्रकार का साइड इफेक्ट जो है वो कोविशील्ड के बाद में देखा गया। तो यह बहुत ही रेयर है, रेयर बहुत ही रेयर है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख में से एक को हो रहा है तो क्या हम लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो वैक्सीन जो है वो सबको लगाना ही चाहिए, इसके लिए बिल्कुल यानी सोचना नहीं चाहिए, भले कोई भी व्यक्ति हो उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या हमको प्रेगनेंसी जो रही तो उनको वैक्सीन लगाना है क्या? तो प्रेगनेंसी में जो हमारे देश के बाहर के देशों में, तो कई देशों में, यूएस में भी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, अगले 6 महीने, आगे के 6 महीने, पहले 3 महीने छोड़ के प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन दी जाती है। और लेकिन इंडिया में हम लोगों ने अभी तक के प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन जो है वो अलाउ नहीं किया है। और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो माँ के दूध माँ का दूध जो बच्चों को मिलता है, तो ऐसी मदर्स को, उनको भी जो है वैक्सीन लगाने का बाहर अलाउड करते हैं, पर हमारे इंडिया गाइडलाइंस में अभी भी वो अभी तक के वो अलाउड नहीं किया गया। अब यही बात थी कि जिनको पहले कोविड हो चुका है उनको वैक्सीन कब लगाना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है सामने, क्योंकि अब कोविड इतना फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो पोस्ट कोविड पेशेंट को करीब हम सब ऐसा गाइडलाइंस है कि 1.5 महीने के बाद में, यानी इन्फेक्शन के जिस दिन हुआ उसके 1.5 से 2 महीने के बाद में आपको लगाना है। तो 1.5 महीने बाद आप
वैक्सीन जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले किसी ने एक वैक्सीन लगाया है और उसको 15-20 दिन हुए हैं, फिर से उसको अभी कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो आपको फिर 1.5 महीना रुकना है। तो अगले फिर 1.5 महीना रुकने के बाद ही आपको सेकेंड डोज जो है वैक्सीन का वो लगाना है। और जहाँ एक सवाल ये आता है कि बूस्टर डोज लगेगा क्या? अब ये 2 डोज तो लग गए, इसके बाद कोई और डोज लगेगा क्या? तो इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि पिछले जिन वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन जो यूएस में लगी हैं, तो उनको काफी दिन हो चुके हैं लगे हुए, 8-9 महीने हुए हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है कि अभी तक एंटीबॉडीज जो है वो शरीर में हैं। अब आगे कितना ये शरीर में एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करेगी यह बता नहीं सकते। इसके लिए अभी मॉडर्ना वैक्सीन का जो एक ट्रायल है वो यूएस में शुरू हो रहा है, यह देखने के लिए कि ये कितना टाइम यह वैक्सीन जो है वो रहेगी, कितना इसका असर रहेगा, हमको वो लगेगी कि नहीं लगेगी। कई बार एक सवाल आता है कि एंटीबॉडी टाइटर हमको करना चाहिए क्या? अब एंटीबॉडी टाइटर देखा जाए तो बहुत लोग करते हैं कि मेरे शरीर में कोविड की एंटीबॉडी बन गई क्या, मैं प्रोटेक्टेड हूँ क्या, मेरे को अभी बीमारी नहीं होगी क्या? पर ऐसा इसका कोई खास उपयोग नहीं है। और हम लोग जो एक्चुअली एंटीबॉडी टाइटर जो है वो सर्विलेंस के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, यह देखने के लिए कि अभी कितने पेशेंट्स जो हैं वो उनके शरीर में एंटीबॉडी हो गई है, कितने पेशेंट्स जो हैं जिनको इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो ये प्लानिंग के लिए यूज होता है। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए एंटीबॉडी टाइटर का कोई खास रोल नहीं होता है। और वैसे भी जो नॉर्मल एंटीबॉडी टाइटर करते हैं, टोटल IgG IgM एंटीबॉडीज, उसका एक्चुअली प्रोटेक्शन से कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हमको करना है तो स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए, जो कि अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम जगह पे होती है। अननेसेसरी हम अपने पॉकेट से पैसा भी खर्चा करते हैं और वो एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं, उसका कोई खास उपयोग नहीं है, कोई खास फायदा नहीं है, यह हम ध्यान रखें। और मैं एक चीज और अंत में कहूंगा कि वैक्सीन कवरेज की जहां तक बात है, मैं पहले भी डिस्कस किया कि हम अगर दूसरे देशों में देखें, जैसे इजराइल में कोविड वैक्सीन जो है वो लगभग 60-65% लोगों को 60% लोगों को लग चुकी है। और इस कारण अभी इजराइल ने जहां 10,000 केस पहले मिलते थे रोज, वहां 100 केसेस मिलना शुरू हो गए। तो वैक्सीन का बहुत बड़ा असर हो जाता है। और आज इजराइल में लोगों ने सबको ओपन कर दिया है, जाओ आप बिना मास्क के घूमो। तो हालांकि वो करना नहीं चाहिए, पर कहने का मतलब ये कि वैक्सीन का इतना बड़ा असर जो है वो पड़ता है। तो इसलिए वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान देना चाहिए। यूएस ने भी 30% जो है वो ये कर दिया है, 30% वैक्सीनेशन कर दिया है। हमारे इंडिया में अगर हम देखें, तो केवल इस समय तक के 10% कवरेज हुआ है। हम जानते हैं कि द कवरेज इज ओनली 10%। अगर हम 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिली है ऐसा समझे तो सिर्फ 10%, तो यह बहुत कम है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। और हम अगर इसको देखेंगे कि आगे हम कितना भी तेजी से वैक्सीनेशन करें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको देखें तो हम कम से कम हमको 1 वर्ष लगेगा पूरा देश को उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि हमारे देश में इस प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां काफी कठिन है हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि एक प्रकार से एक बहुत बड़ा ये समस्या को निपटारा करने के लिए हमारे सब लोग मिलके, जिसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट बट एक जनमानस और हम जो आप और हम जैसे लोग हैं, सबने मिलके अगर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पूरे पेंडेमिक को हरा सकेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की, फिर भी कुछ चीजें रह गई होगी तो मैं जरूर उसके लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for wonderful presentation.